हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि भारत में हमारे जितने भी पर्वत श्रेणी हैं, जो कि मेन कहें कि हमारे भारत का जो रीढ़ है, उस चीज़ को आज हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। ऐसे तो पर्वत में बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ हैं, बहुत सारे पर्वत की चोटी है। इसको समझने के लिए हमको काफ़ी लंबा समय चाहिए, परंतु हम अगर छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हम काफ़ी कम समय में समझ भी लेंगे और काफ़ी आसानी से हमेशा के लिए हमारे दिमागों में याद भी रहेगा। तो इसलिए हमने प्रयास किया है कि काफ़ी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने और सीखने का भी प्रयास करेंगे। और आज हम लोग भारत के जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके सबसे बेसिक जानकारी से लेके और काफ़ी आसानी से हम लोग अभी समझ लेंगे। तो हालांकि इस वीडियो में थोड़ा वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं आता होगा, परंतु हम लोग क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा कोशिश रहेगा कि हम लोग बेहतर से बेहतर जो भी चीज़ें हैं उसको समझ पाए। तो हम लोग थोड़ा वीडियो की क्वालिटी पर ना जाके अगर हम लोग कंटेंट की क्वालिटी पर जाएँ तो हम लोग काफ़ी बेहतर से हम लोग इस वीडियो में अच्छा कंटेंट हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। तो हम लोग पहले पिछले 2-3 वीडियो में हम लोग जिस तरह मैप के सहारे पड़ोसी देश की बात कहें, चाहे भारत के संबंधित जो भी तटीय क्षेत्र के साथ जो राज्य था उसको हम लोग समझने के प्रयास किए थे। उसी दौरान हम कहें कि आज हम लोग भारत के जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इसको भी हम लोग मैप के सहारे ही समझने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होता है कि हमें याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। और हमें लगता है जब हम मैप बनाना शुरू करते हैं तो 4 बार 5 बार 10 बार में हम लोग काफ़ी बेहतर तरीक़ा से मैप बना पाते हैं। कोई भी व्यक्ति अचानक 1 बार 2 बार में कोई चीज़ में बेहतर या काफ़ी अच्छा अनुभव हासिल नहीं कर पाता है। प्रारंभ में हर व्यक्ति का वही हाल है जिस तरह आपका रहता है। तो आप जैसे जैसे प्रयास करते जाते हैं वैसे ही आपका अनुभव बढ़ते जाता है और फिर उस क्षेत्र में आप अच्छा कर पाते हैं। तो हम प्रत्येक वीडियो में हम चाहते तो पहले से ही यहाँ पे मैप बना कर आ जाते और उस पर हम बताने का प्रयास करते हैं, परंतु हम यहाँ पे साथ साथ बनाने का प्रयास इसलिए किए हैं कि शायद आप भी अगर बनाएंगे तो आप भी 2 बार 4 बार 10 बार में काफ़ी बेहतर भारत का मैप बनाना सीख जाएंगे। तो हम लोग पहले मैप बनाएंगे, उसके अनुसार हम लोग भारत के जो भी पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग मैप पहले बनाते हैं, उसके बाद ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले भारत का मैप ड्रॉ करेंगे, जो कि पिछले दिनों से हम लोग जिस तरह मैप बनाते आ रहे हैं उसी तरह हम लोग आज भी मैप बनाएंगे। और यहाँ पे हम कहें राजस्थान, गुजरात तक होने के बाद इस क्षेत्र को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आएंगे पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर आने के बाद हम लोग हमेशा इससे डाउन इस साइड में रखेंगे। डाउन रखने का मतलब फिर यहाँ पे हॉट टाइप के देंगे, थोड़ा पाई नीचे खींचेंगे, फिर इसको हम लोग सीधा ऐसे करेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करके, यानी यहाँ पे हम लोग उत्तराखंड का क्षेत्र है, इसको हल्का नीचे करेंगे और यहाँ से हम लोग सीधा ही एक लाइन लाएंगे। और यहाँ हमारा एक राज्य है सिक्किम, और सिक्किम के बाद में भूटान देश है, भूटान देश के बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश होते हुए यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा होते हुए और यहाँ तक हम लोग निकल जाएंगे। ये हमारा उत्तर भारत का ड्रॉ हो गया, यानी मैप हो गया। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत हम कहें कि काफ़ी आसान होता है। इसमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग डायरेक्ट जितना अनुपात में ई है उतना ही अनुपात में हम लोग नीचा लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग नीचा लेने के बाद में यहाँ पे एकदम गोल आके और यहाँ पे हम लोग आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में थोड़ा सा डाउन यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे डाउन जाके फिर यहाँ पे ऊपर जाके और उड़ीसा में क्या है, एक चिल्का झील है जो कि समुद्र के तट पे ही है। तो यहाँ पे हम चिल्का झील बनाते हुए और इसको हम इसमें मिला देंगे। ये हमारा भारत का ड्रॉ हो गया। बेसिक हमारा जो मैप का जो राज्य है इसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी टेढ़ टाढ़ थोड़ा बहुत होता है, परंतु मान लीजिए कि यह क्षेत्र राजस्थान का है तो यह देना अनिवार्य है, या सिक्किम है तो इसको देना अनिवार्य है, यहाँ पे थोड़ा डाउन है तो इसको देना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ जो बेसिक जानकारी है इसको हम लोग अगर नहीं समझेंगे, नहीं ध्यान में रखेंगे तो फिर हमारा मैप का ड्रॉ गलत हो जाएगा। हो सकता है कोई एक राज्य भी गायब हो जाए। जैसे हम अगर सिक्किम नहीं देंगे तो यहाँ पर एक राज्य खत्म हो जाएगा। तो बेसिक जो साइड में जो स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना होता है, बाकी थोड़ा बहुत टेढ़ भी होगा तो चलेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग पर्वत श्रेणी देखेंगे। तो सबसे बड़ा कहें कि पर्वत श्रेणी हमारे भारत के ऊपर में है, ठीक। यही पर्वत श्रेणी है जो कि इसको हम लोग संसार के छत के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पामीर की पठार कहते हैं। पामीर की पठार के ही हम लोग संसार के छत के नाम से ही जानते हैं। और इससे हम कहें कि 2 पर्वत श्रेणियाँ निकला हुआ है, एक हम कहें कि इधर गया है और एक कहें कि इधर गया है। पर्वत श्रेणियाँ 2 पर्वत श्रेणी गया है। इधर जो गया है पश्चिम दिशा की ओर गया है, इसको हम लोग हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस साइड वाला को हम लोग हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और पूरा वाला जो पर्वत श्रेणी है इसको हम लोग कुनलुन श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको क्या नाम से जानते हैं? कुनलुन श्रेणी हम लोग पूरा वाले को कहते हैं। इसको हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहते हैं। अब जब पढ़े होइएगा, जब इतिहास में जब एंशिएंट काल पढ़े होइएगा तो उस समय एक विदेशी
हम कहें आक्रमण करने आता है, जिसका नाम होता है सिकंदर, जिसने विश्व विजेता की उपाधि धारण किया था। तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में ही एक खैबर दर्रा है। इसी खैबर दर्रा से सिकंदर प्रवेश किया था हमारे भारत में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीके जीएस के हिसाब से या हमारे भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है उसके भी हिसाब से। इसको हमने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर हम मैप के सहारे अगर इस चीज़ को समझेंगे तो उस चीज़ को हम लोग लाइफ टाइम के लिए याद रखना आसान हो जाता है। तो इसको हम लोग संसार के छत के नाम से जानते हैं, जिसको पामीर का पठार भी कहते हैं। उसके बाद हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, एक कुनलुन श्रेणी है। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में ही खैबर दर्रा है। यह हमारे भारत के ऊपर की बात हो गया। अब हम लोग भारत के आंतरिक भाग में चलते हैं। तो भारत के आंतरिक भाग में पहले सबसे ऊपर में जो ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, जिसमें कहें कि 4 पर्वत श्रेणियाँ में ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं काराकोरम। काराकोरम काला होने के कारण इसको कृष्णगिरी पर्वत श्रेणी भी कहते हैं या काराकोरम पर्वत श्रेणी ही कहते हैं, यानी दोनों नाम कहें तो एक ही है। यानी ऊपर वाले को हम लोग काराकोरम कहें या कृष्णगिरी पर्वत श्रेणी कहें, ये दोनों बात एक ही है। उसके बारे में हम कहें काराकोरम के बाद में नीचे वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको हम लोग लद्दाख पर्वत श्रेणी कहते हैं। काराकोरम के नीचे हम कहें कि लद्दाख, और लद्दाख के नीचे कहें तो जौस्कर है। यानी ये 3 पर्वत श्रेणियाँ लगातार है, और एक कहें कि यहाँ पे तिब्बत में है जिसको हम लोग कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी 4 पर्वत श्रेणी को मिला के हम लोग ट्रांस हिमालय के भी नाम से जानते हैं। इसी कैलाश पर्वत को हम लोग हिंदू धर्म में शिव की जो हम कहें कि जो साधना की, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और कैलाश श्रेणी के बाद हम लोग कैलाश श्रेणी में देखे कि हमारे हिंदू धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह जगह हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शिव भगवान की काफ़ी यहाँ पे अधिक उपासना देखा गया है। तो ये 3 या हम कहें 4 पर्वत श्रेणी को मिला के हम लोगों ने एक ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम नीचे कहें कि एक बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है जिसको हम लोग वृहद हिमालय के भी नाम से जानते हैं। इसका विस्तार कहें तो यही नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक वृहद हिमालय का विस्तार है। और बहुत सारे भूगोल वेदा ये भी कहते हैं कि वृहद हिमालय का विस्तार ही अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसका भी विस्तार कहें कि वृहद हिमालय का ही विस्तार है। ये बहुत सारे भूगोल वेदा को भी मानना है। उसके बाद में जब वृहद हिमालय नंगा पर्वत से नमचा बरुआ तक हो गया, उसके बाद में आता है तो वृहद हिमालय के बाद में हम लोग देखें कि यहाँ पर मध्य हिमालय आता है। मध्य हिमालय की भाग कहें तो ये 2 भागों में विभाजित है। एक भाग को हम लोग फिर पंजाल कहते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा गैप होकर और फिर इसका लगातार हम कहें कि सिक्किम के बाद इसकी विस्तार कम हो जाता है। उसके बाद में हम देखें कि बाह्य हिमालय है जिसका विस्तार हम कहें कि ये भी यहाँ से शुरू होकर और लगभग हम कहें कि नेपाल होते हुए ये भी नेपाल के लास्ट छोर तक जाके इसका भी अंत हो जाता है। बाह्य हिमालय को भी हम लोग शिवालिक नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में मध्य हिमालय को हम लोग 2 भाग में इसको देखा गया है, जिसको पहला भाग कहें कि पीर पंजाल के नाम से जानते हैं और पूरे को हम लोग मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और ऊपर वाले जो कि नंगा पर्वत से नमचा बरुआ तक जो क्षेत्र है इसको हम लोग वृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि काफ़ी लंबी पर्वत श्रेणियाँ हैं। वृहद हिमालय की लंबाई कहें कि 2400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, जो कि लगातार हम कहें कि 2400 किलोमीटर काफ़ी बड़ी संख्या है, वो भी लगातार है। और सबसे विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या सबसे ऊंची चोटी कहें कि इसी वृहद हिमालय पर है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। तो भी हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि आखिर कैसे ऊंचा है और कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं या कौन कौन से चोटी हैं। परंतु फिलहाल हमने देखा कि वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय को भी हम लोग शिवालिक नाम से ही जानते हैं। उसके बाद में देखें कि सबसे प्राचीनतम हम कहें कि पर्वत श्रेणी है तो वो अरावली है, क्योंकि जिस समय हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय की यह पर्वत श्रेणी है। तो ये भी कई बार देखा गया है कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कोई है तो ये हमारा कौन है, अरावली है। और इसी अरावली पर हम कहें कि हमारा वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन है इसी अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसमें किसी भी तरह के जीवाश्म नहीं देखा गया है अरावली पर्वत श्रेणी में, इसलिए इसमें कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम है, जिसमें किसी भी तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर नहीं था उस समय का ही ये बना हुआ पर्वत श्रेणी है। तो ये अरावली है जो कि राजस्थान के क्षेत्र में है। उसके बाद में हम लोग देखिए जो एक सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी ये भी आता है जो कि प्रायद्वीपीय भारत का है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, जो कि ये भी लगातार है, जो ऊपर से शुरू होता है तो लगातार नीचे तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में देखिए कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी भी है, जिसमें क्या होता है कि काफ़ी कटा छटा है। काफ़ी कटा छटा होने का कारण क्या है कि हमारा जो भारत का ढाल है वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है। यानी जो भी बरसात के दिन में बारिश आता है तो जैसे यहाँ से बारिश के जो पानी आता है तो यहाँ पे जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है इसमें क्या करता है कि जो पर्वत श्रेणी है इसको तोड़ देती है। जब पानी का बहाव होता है तो ये पर्वत श्रेणी में कटाव होता है, जिसकी वजह से ये लगातार नहीं है, कई जगह कटा छटा है। और इस दोनों पर्वत को जोड़ने का कोई काम करता है तो वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, जो दोनों पर्वत को जोड़ती है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को जोड़ने का काम करती है, दोनों पर्वत श्रेणी को जोड़ने का काम करती है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे हम कहें कि सतपुरा, महादेव, महाकाल करके छोटे छोटे पर्वत श्रेणी है, जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम कहें कि यहाँ पे भी पर्वत श्रेणी है जिसको यहाँ के जनजाति के नाम से ही रखा गया है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, जो कि ये वहाँ की जनजाति भी है तो उन्हीं के नाम पे यहाँ के पर्वत श्रेणी भी है। गारो जनजाति, खासी जनजाति, तो गारो, खासी, जयंती जो कि यहाँ के जनजाति के नाम पर ही इस पर्वत श्रेणी को रखा गया है। बाकी और भी पटकई कई छोटे पर्वत श्रेणी हैं, जिसके और भी हम लोग जिस दिन इसके
हम कहें कि चोटी की जिस दिन हम लोग देखेंगे उस दिन उसको भी देखने का हम प्रयास करेंगे। बाकी हम कहें कि पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं और चोटी किसे कहेंगे, तो हम लोग जब लगातार कोई होता है तो इसको हम लोग पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, और इसी का सबसे ऊंचा भाग है उसको हम लोग चोटी कहते हैं। ताकि हम जैसे कि मान लीजिए कि बृहद हिमालय है तो ये हमारा पर्वत श्रेणी हो गया है, और इसी का हम माउंट एवरेस्ट कहें जो कि बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये होता है बृहद हिमालय और सबसे ऊंची चोटी, जो कि इसको भी पहचानना काफ़ी हमें आसान होना चाहिए, ताकि हम आसानी से पहचान पाए कि किसे हम पर्वत श्रेणी कहेंगे और किसे हम पर्वत चोटी कहेंगे। तो ये हमारे भारत के कहें कि एक रीढ़ है जो कि पर्वत श्रेणियाँ हैं। बाकी इसके बहुत सारे खासियत है जो भी पर्वत श्रेणी है उसको, और बाकी इसके और भी बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत श्रेणी हैं और इसके चोटी भी है। तो उसको हम लोग भी देखने के समझने के प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, और इसके बारे में और भी जो जानकारियाँ है, कैसे बरसात होती है इन्हीं पर्वत श्रेणियों की वजह से, उस सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।